अच्छा देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक वेरिएबल नंबर है, यानी एक फंक्शन है जो कि हर पोजीशन पर आपको एक नंबर देता है। तो अगर आपको एक इस तरह का एक फंक्शन पता हो, पोजीशन का फंक्शन, तो इस लेक्चर का पहला हिस्सा तो ये बता रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट ई एक्स ई वाई ई जेड ये जो भी है तीनों फाइंड कर सकते हैं किसी तरीके से। अच्छा, अब ये मैंने बता तो दिया, लेकिन मैंने अगर के साथ बताया, और हो सकता है और आप ये सोच रहे हों कि ये अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही पता नहीं तो आपको पोटेंशियल पता कैसे होगा कि फिर ये सारा काम करेंगे। तो उसका जवाब ये है कि नॉलेज अगर है तो कई बार आपको लगता है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ज़रा इंतज़ार करें। वो ये है कि दूसरे हिस्से में पॉइसन इक्वेशन है, और पॉइसन इक्वेशन वो है कि जिसका सोल्यूशन आपको ये पोटेंशियल जो कि आपको पहले लग रहा था कि आपको पता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर मालूम नहीं हो सकता, वो ये पॉइसन इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये पोटेंशियल दे देगी और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि सिर्फ चार्ज डेंसिटी, किस जगह पर चार्ज कितना है ये आपको पता हो तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो पूरी स्कीम आप समझ गए। आप स्टार्ट कर सकते हैं पोटेंशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कि किस जगह पर चार्ज सोर्सेज कहाँ हैं, और इसके बाद आप वहाँ से पोटेंशियल फाइंड करें और पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें तो आपको मेरा शायद बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितना भी चाहिए सब कुछ पता चल जाएगा। अब लेकिन पहला हिस्सा जो है वो ये, उसमें ये जो 3 लाइनें हैं, ये अब ये 2-3 लाइनें पहले फिज़िक्स हैं, दरमियान में मैथमेटिक्स हो जाता है, फिर दरमियान में दोबारा फिज़िक्स आता है। तो ये आपको ज़रा मैं बताता रहूँगा, आप ज़रा तवज्जो देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वो ये है कि ये भी तो ये फिज़िक्स है, ये जो पिछला लेक्चर का जो आखिर था ये फिज़िक्स थी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो, अच्छा पहले लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये तो पिछले लेक्चर में भी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा मिडल में मैंने एक देखी है जो कि कैलकुलस के मुताबिक, मैथमेटिक्स के मुताबिक तो बड़ी सादा सी बात है। वो ये है कि किसी फंक्शन में जो चेंज होता है, जो इंटेग्रल है वो किसी डिफरेंशियल का इंटेग्रल होता है। तो अगर v में चेंज आ रहा है तो v का एक डिफरेंशियल होगा कि जिसका ये इंटेग्रल होगा। ये डिफरेंशियल अगर आपके लिए हो सकता है नया लफ्ज़ हो तो बाल ये सीखें, जो भी होता है ये इंटीग्रेशन जो होती है ये डेरिवेटिव का एक तरह से इन्वर्स होता है। तो अगर इंटेग्रल होगा तो वो अगर सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटेग्रल होगा तो वो एक डिफरेंशियल, ये नया लफ्ज़ है तो समझ लीजिए डिफरेंशियल का इंटेग्रल होगा। अच्छा अब ये डिफरेंशियल है और डीएल पहले से डिफरेंशियल मौजूद था। हम कहते हैं इसके लिहाज से डेरिवेटिव, तो असल में जिसके लिहाज से कहते हैं वो भी एक डिफरेंशियल ही होता है। तो डिफरेंशियल को डिफरेंशियल से कंपैरिजन करें, ये तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब इस डिफरेंशियल के बारे में गौर करें। वो ये है कि ये वेक्टर है कि स्केलर है। आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा मिसले हाथ से पतली होंगे कि अभी तक अगर आप वेक्टर को बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर देते हैं डायरेक्शन के साथ तो फिर हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा सोचने में एक दफ़ा पजल हो जाए कि ये है तो स्केलर, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन बदल दें, डीएल बदल दें, तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो ये जो है ना ये, लेकिन ये बहरहाल अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक करें। स्केलर और वेक्टर असल में मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो मैथमेटिक्स के मुताबिक ये स्केलर ही है, ये डायरेक्शन तो उसकी एक फिजिक्स में एक एप्लीकेशन है ना। तो क्योंकि ये इसके कोई कंपोनेंट नहीं है, कुछ नहीं है, और ये 4+3 हमेशा 7 होता है और हेड टू टेल रूल से ऐड नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये है तो एक स्केलर ही। अच्छा इसकी वैल्यू है, और वो वैल्यू अगर डायरेक्शन आप बदल दें, ये डीएल बदल देंगे तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी, जाहिर है, ठीक है। अच्छा ये तो फिक्स हो गया। अब जो है ना मैं चाहता हूँ कि जो रिजल्ट अब जो कुछ आप सीखें ना वो जनरली सीखें, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ना सीखें, किसी भी फंक्शन के लिए सीखें। और अब लेटर वो है जो कि मैथमेटिक्स में होता है, वाई टिपिकली होता है मैथ में ना कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट है, और वाई एक्स का फंक्शन होता है एफ, ठीक है। ये जो एफ है ये एक्स का नहीं है बल्कि ये एक्स वाई जेड तीनों का या ये पूरी पोजीशन का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा अब बात ये है कि ये जो डी एफ है ये इसमें चेंज हो, डिफरेंशियल इसका हो डी इसका एफ का, तो वो पोजीशन पर डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होगा। लेकिन हम ये कर सकते हैं जनरली मैथमेटिक्स में कि जिस तरीके से यहाँ है ना, जो डायरेक्शन को फैक्टर इसका अलग फैक्टर में डाल दें, तो जो बाकी जो पहला फैक्टर होगा ना वो उसमें कोई डायरेक्शन डिपेंडेंस नहीं होगी, और उसका नाम है ग्रेडियंट, होगा वेक्टर ही।
अब जितनी अब ये जो ग्रेडियंट है ये आपके डीएल पर डिपेंडेंट नहीं है कि जो डायरेक्शन आपने चूज़ की थी, बल्कि ये एफ की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा फिजिक्स पर आ जाए। ये मैथमेटिक्स था ना, इसमें फिजिक्स करने के लिए एफ की जगह वी का लेटर कर देता कि पोटेंशियल हमने एक हाथ एप्लीकेशन किया कि एफ की जगह वी कर दिया, बाकी एफ की जगह वी, इधर भी ग्रेड एफ की जगह ग्रेड वी, ठीक है। और ये जो थी इक्वेशन मैंने ये दोबारा लिख दी है। अब इसे कंपैरिजन करें दोनों तो क्या होगा, ये सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट साइड में दूसरा फैक्टर सेम है, तो पहला फैक्टर भी सेम होगा। तो ये क्या बन गया, ई जो है ना, जो ग्रेड वी है माइनस ई है, तो ई का है माइनस ग्रेड वी। तो ये अब इन्वर्ट हो गया ना, कि पहले ये था कि पिछले लेक्चर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से पोटेंशियल पता है, और अब ये उसका इन्वर्स है, अगर आपको पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ भी सीख ले तभी बात मुकम्मल होगी। आपके लिए ग्रेडियंट एक नई चीज़ है शायद, ग्रेडियंट वेक्टर। तो भाई ये वेक्टर है, तो आप ये तो करेंगे कि मैं आपको उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताऊं। तरतीब में अगर आप ये समझना है कि पहले मैं मैग्नीट्यूड बताऊं फिर डायरेक्शन, तो नहीं, तरतीब उल्टा है, पहले डायरेक्शन है और फिर मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन की बात यहाँ से शुरू होती है कि अभी तक जो कुछ लिखा है आपने, ये तो वही है जो कि पिछले स्लाइड लिखा था मैंने, एफ के बजाय सिर्फ लेटर वी किया, मतलब इस तरह भी मैं खाली वी करके भी इक्वेशन पिछली स्लाइड में है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड, ग्रेड वी का मैग्नीट्यूड, डीएल का मैग्नीट्यूड और कॉस, अब इनके दरमियान म्यूचुअल एंगल का कॉस, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन, बात यह ना कि ग्रेड वी की डायरेक्शन कौन सी है, तो डायरेक्शन बदलने से हमारा थीटा बदलेगा। तो डायरेक्शन कौन सी है का जवाब करने के लिए अभी देखें, इसमें अगर आप कॉस थीटा को मैक्सिमम कर दें, पहले ये काम तो करें, ठीक है। तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ग्रेड भी वहीं रहेगा, और ये डीएल के साथ 1 मल्टीप्लाई ये राइट हैंड साइड में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा पर डिपेंडेंस थी ना, तो कॉस थीटा ने मैक्सिमम वैल्यू दे दी और डीवी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉस थीटा से आप पता चलेगा कि डीएल की कौन सी डायरेक्शन जो है ना वो ग्रेडियंट की डायरेक्शन होगी। जेल में सारी डायरेक्शन आपने डीएल के जरिए कंसिडर कर ली ना, उनमें से एक डायरेक्शन जो होगी वो ग्रेडियंट की होगी, और वो कौन सी डायरेक्शन होगी कि जिसके लिए थीटा 0 होगा। और थीटा 0 होने का मतलब है कि डीएल वो डायरेक्शन जो कि जिसका ग्रेडियंट आपके लिए एक नई चीज़ है, वेक्टर आपको नहीं पता क्या है, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। डायरेक्शन वो डायरेक्शन जो ग्रेडियंट के अलॉन्ग होगी, जिसके लिए कॉस थीटा 0 होगी, उसके लिए चेंज मैक्सिमम होगी। तो डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन पिन पॉइंट हो गई ना, जब डायरेक्शन ये चले अब आप ग्रेडियंट से बात शुरू करें। ग्रेडियंट की एक डायरेक्शन है, अब आप इमेजिन कर लें कि एक डायरेक्शन है, डीएल की आपने सारी डायरेक्शन ट्राई की, आप ग्रेडियंट को नहीं देख सकते, आप डीएल को ही देख सकते हैं, और आप डीवी को देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं आपके ऑपरेटर्स में मेजर में ना, पोटेंशियल का जो चेंज होगी आपको वो वोल्ट मीटर बता देगा, और किधर चेंज किया आपने, किधर डायरेक्शन में चेंज किया था। अगर आप देखें ना, यहाँ के बजाय आप इधर जाएंगे तो आपको पता होगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब चेंज करते रहे और चेंज करते करते जहाँ डीवी मैक्सिमम हो गया ना जिस डायरेक्शन में, अच्छा ये तस्वीर में हाइट दिखाई हुई है, एक पहाड़ी पर हैं आप, एक जा रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं कि इधर जाएंगे तो गहराई आएगी, नीचे आएंगे, ठीक है, इधर जाएंगे तो आपको लगेगा जी हाइट नहीं हो रही। जिस डायरेक्शन में जो डीवी है, जो हाइट में चेंज है, ये वी के बजाय हाइट है ना, जहाँ आ गई जो आपने कह दिया, ये जो है ना आपको पता नहीं था कि डीवी कहाँ है, वो सॉरी ग्रेडियंट कहाँ है, लेकिन डीएल बदलते बदलते जब डीएल यहाँ, जब आपको पता चले मैक्सिमम है, तो आप समझिए यहीं ग्रेडियंट की डायरेक्शन है, समझ गए। तो ये तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन पता चल गई कि जिसके साथ आपका जो डायरेक्शन के जहाँ जो आपकी जो चेंज है वो मैक्सिमम हो जाए, वो तो ग्रेडियंट की डायरेक्शन है। और यहाँ से ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड भी निकलता है कि वो जो ये अगर ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम को डीएल से डिवाइड कर दें तो ये डीवी ओवर डीएल का मैक्सिमम होगा, और ये ही ग्रेड वी की का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि अब कॉस थीटा 1 हो चुका है। यहाँ से पढ़ लें, कॉस थीटा 1 हो गया, डीवी मैक्सिमम हो गया, तो डीवी मैक्सिमम इज इक्वल टू ग्रेड वी इंटू डीएल। तो ग्रेड वी का मैग्नीट्यूड क्या है, डीवी मैक्सिमम ओवर डीएल, और ये इधर लिखा है। तो डीवी ओवर डीएल ये जो डेरिवेटिव है, इधर अब जा रहे हैं। अब आप ये देखें स्लोप, इसको स्लोप कहते हैं ज्योमेट्री में, शायद आप जानते हैं, ठीक है।
कि जो रेट ऑफ चेंज है ये डी वी ओवर डी एल है या डी हाइट ओवर डी लेंथ है, ये किस वक्त जो है ना ये मैक्सिमम की जिसका जो स्लोप या जो डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैंने आपको पहले डायरेक्शन और फिर ग्रेडियंट की डायरेक्शन बता दी, ठीक है। अच्छा ये तो पहले डायरेक्शन बताई फिर मैग्नीट्यूड बताया, ठीक है। ये तो पिक्चर के जरिए है, लेकिन अब आप मैथमेटिक्स में हम करते हैं सारों को पिक्चर तो नहीं बना सकते। और तो आपको आपके लिए एक्चुअली जो मैथमेटिक्स में आपको चाहिए कि आपको इसके कंपोनेंट चाहिए कि इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है, जेड कंपोनेंट क्या है। अगर आपको वी का फार्मूला पता है तो आप फार्मूले से डिफ्रेंसिएशन वगैरह के जरिए करना चाहेंगे। आप पिक्चर तो सिर्फ एक एजुकेशन में एक दफ़ा ही होती है, ठीक है। अब आए एक्चुअल कैलकुलेशन में, ये फार्मूला तो नया नहीं है, ये तो मैं पहले भी लिख चुका हूँ। अब आपने इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं तो जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको एक नाम तो दे देना, ठीक है। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, ये किसके हैं? ग्रेड का लेटर जी होता है तो जी के हैं। अब आपने जी एक्स मालूम करना है, जी वाई मालूम करना है और जी जेड मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला जो है ना ये डी एल की तमाम डायरेक्शन के लिए वैलिड है, सही। तो अब आप डी एल का एक ख़ास चॉइस करके जी एक्स मालूम कर सकते हैं। डी एल जो मर्जी रख लेना। अगर मैं डी एल किस तरह रखूँ, इसमें क्या करूँ मैं, दादा। अच्छा ये कहाँ से बता दूँ, ये कहाँ से आया? ये कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन का जो है ना एक चेन रूल होता है। अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स, ये होता है अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हो। लेकिन अगर फंक्शन ऑफ एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो डेरिवेटिव जो होता है ना वो पार्शियल बन जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव। और जो डी एक्स और जितने डिफरेंशियल होंगी ना, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है तो हर एक का डिफरेंशियल होगा। ये कैलकुलस का एक स्टैंडर्ड सा फार्मूला। और अगर आपके नया भी है तो बड़ा ऑब्वियस है समझना है कि पहले एक्स में चेंज होगी, फिर वाई में चेंज होगी और जेड में चेंज होगी, और हर चेंज पार्शियल होगी। और अच्छा, अब बात जाए जो मैं बात इससे पहले कर रहा था, अगर आपने जी एक्स फाइंड करना है तो डी एल को एक खास तरह का चूज़ करें। किस तरह चूज़ करें? अब डी वाई और डी जेड को 0 ले लें तो डी एल बन जाएगा, जितना होगा वो डी एक्स के अलॉन्ग हो जाएगा। अब आपने डी एल को एक्स के अलॉन्ग ले लिया और इसमें सिर्फ आई है, जे और के यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्योंकि डी वाई और डी जेड 0 है तो ये दूसरा जो डिफरेंशियल है ये बन जाएगा। अच्छा पहला देख लें, पहले पर आए, ठीक है। क्योंकि आपने डी एल को चूज कर लिया, डी एक्स आई, तो अब यहाँ सिर्फ आई यूनिट वेक्टर है, तो आई यूनिट वेक्टर का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 और के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, तो इस इक्वेशन में सिर्फ जी एक्स और डी एक्स होगा। ये तो पहले लिख ली, ठीक है। ये डी एल के बजाय डी एक्स, ये रेड कलर के जरिए आपको पता है, ये तो इसका है, ठीक है। अच्छा दूसरी इक्वेशन में क्या होगा? क्योंकि डी वाई और डी जेड 0 हैं तो अब आपकी सिर्फ पहली टर्म होगी, ठीक है। अच्छा ये होगी। अब इन दोनों को कंपैरिजन करें तो मतलब आपका सब पता चल ही गया। इधर भी डी एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड में दूसरा फैक्टर सेम है, तो जो पहले फैक्टर हैं राइट हैंड साइड में वो इक्वल है। अच्छा सिमिलरली आगे तो मेरा ख्याल ऑब्वियस है बात कि अगर आपने जी वाई मालूम करना है तो आप इसके अलावा दूसरी जो एक्स और जेड है उनको का डिफरेंशियल को 0 करें, और हमने जेड मालूम करना है, जेड कंपोनेंट, तो जेड के अलावा एक्स और वाई का डिफरेंशियल 0 करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो दूसरे पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो उन तीनों को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि जी एक्स की जगह बी का एक्स डेरिवेटिव पार्शियल, जी वाई की जगह पार्शियल वाई और जी जेड की पार्शियल जेड। अच्छा अब इसमें ना ये तो रिजल्ट हो गया। अब इसमें एक नई चीज़ सीखेंगे जो मैंने ब्लू नीले रंग में बनाई है। इसमें देखें ये ब्लैक को छोड़ दें, बाकी क्या है? पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, ऐसा ही ये ऑपरेटर है। ये एक फंक्शन, ये डेरिवेटिव नहीं है बल्कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है। पहले एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करें और आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, फिर वाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करें और जे से मल्टीप्लाई कर दें, फिर जेड के लिहाज से डिफरेंशिएट करें और के से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो प्रोसेस है आप कह लें, ये करना, ये ऑपरेटर, इसको कहते हैं डेल ऑपरेटर। ये नाम सीखे, ये बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा अब पॉइसन, अच्छा अभी तक तो पहला पार्ट था इस लेक्चर का कि अगर आपको पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही नहीं तो हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका जवाब यह है कि पॉइसन, एक लाइन में जवाब यह है कि पॉइसन इक्वेशन सॉल्व कर ले। तो आप कहते हैं पॉइसन इक्वेशन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि ये दूसरा लेक्चर है ना जिसका डाइवर्जेंस पर था, तो उसमें
पहले लेक्चर में आपको पता गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म पढ़ी थी, फिर दूसरे में उसको कन्वर्ट करके डिफरेंशियल फॉर्म में कर दिया। तो डिफरेंशियल फॉर्म ये थी एक्स कंपोनेंट का एक्स डेरिवेटिव, वाई कंपोनेंट का जेड डेरिवेटिव। अभी मैंने इसकी ब्लू कलर से देखे, पहले मैं ब्लू कलर लैदा नहीं किए थे दूसरे लेक्चर में, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ। कुछ याद है ये क्या है? अभी तो आपने सीखा है, ये डेल ऑपरेटर के कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब अगर डेल ये है तो डेल डॉट ई क्या होगा? डेल ये ब्लू कलर में हो गया, ई ऑब्वियस है, एक्स कंपोनेंट आई और वाई कंपोनेंट ये एक्स है। डॉट प्रोडक्ट ले तो ये समझिए आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका ये ऑपरेटर अब सिर्फ ई एक्स पर ऑपरेट करेगा, क्योंकि ये जो क्रॉस टर्म्स है ये तो जीरो हो जाएंगे आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट। इसको पहचानते हैं क्या है? ये तो यही है। तो इसकी जगह आप डेल ई लिख दें तो डेल ई इज इक्वल टू रो, चले अब मैं आपको दिखा देता हूँ। डेल ई, इसको डेल डॉट ई कर दें तो इक्वल टू रो, ये जो है ना, अच्छा ये तो आपके पास इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। अब इन दो को कंबाइन करें, सॉरी इक्वेशन 1 की अवधूत नहीं है, इक्वेशन 2 को कंबाइन करें इसके साथ नहीं एक और, जो कि इसी लेक्चर में ये 5वीं स्लाइड चल रही है ना, पिछली स्लाइड और दूसरी स्लाइड में था कि ई जो है ना वो माइनस ग्रेड बी है। मेरा ग्रेड बी कहते थे, बस को डेल मैंने आपको बता दिया था कि डेल बी है, ठीक है। अब ई की जगह ये ब्लू ब्लू रखें और ई की जगह ये रेड में सब्स्टिट्यूट कर दें तो समझे कलर का ये ब्लू ब्लू ही है और माइनस माइनस है, ई की जगह ये रेड में आ गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड वो ये इक्वेशन 2 की, तो ये डेल डॉट डेल हो गया। आप इसको डेल स्क्वायर लिखते हैं, अब चाहे आप याद करने को कह दें जिस तरह भी कह दें, अगर आप याद करने का एटलीस्ट ये मेमोरी ट्रिक ज़रूर है कि पहले का मैग्नीट्यूड डेल, दूसरे का मैग्नीट्यूड डेल, और दोनों एक ही हैं तो कॉस म्यूचुअल एंगल 0 कॉस 0, डेल डेल इंटू कॉस 0 विच इज़ 1, डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर। बस वैसे ही अपने तौर पर ये ऑपरेटर है, ये नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो रहा है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। अच्छा बल ये तो हो गया नेगेटिव साइन को दूसरे पर ले जाए तो ये कहलाती है पॉइसन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब आए पॉइसन इक्वेशन ने वो काम करना है जो कि जिसके साथ हम असल में पूरा काम शुरू कर सकते हैं। वो ये कि पॉइसन इक्वेशन ने आपको v देना है, समझ गए? ये पूरा लेक्चर का स्कीम समझ गए? अगर आपको v पता है तो बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो v कैसे आएगा? पॉइसन इक्वेशन देगी। कब देगी? अगर आपको रो पता हो। रो क्या है? चार्ज डेंसिटी है, कोई सा चार्ज कहाँ है, ठीक है। अगर आपको रो पता है तो पॉइसन इक्वेशन आपको देगी, ठीक है। अच्छा ये काम कैसे हो सकता है? इसका जवाब ये है कि ये तो कूलम लॉ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कूलम लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहले ही लेक्चर में इसमें हमने इसको जनरलाइज किया था कि अगर आप एक चार्ज सारा एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड नहीं है बल्कि एक रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रीजन की जो चार्ज डेंसिटी है उसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो चार्ज है, तो ई के फॉर्मूले में भी क्यू के बजाय ये जो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, बाकी वही रहेगा, ठीक है। अच्छा नहीं, बाकी में भी एक चेंज है, और ये वैसे तो ये चेंज जो कुछ है लेक्चर 1 में मैं कह चुका हूँ, मैं रिपीट ही करूँगा। तो ये जो है ना ये याद रखिएगा ये बोल्ड है, ठीक है, ये भी बोल्ड है, ये वेक्टर है। मैं लेक्चर 1 रिपीट ही कर रहा हूँ, ठीक है। इस जगह पर आर पर आप मेजर कर रहे हैं, आर प्राइम पर आपका सोर्स है, तो इनका जो सेपरेशन वेक्टर है वो ये ख़ास फॉन्ट है जो कि ग्रिफिथ की किताब का फॉन्ट है, ठीक है। तो बाकी क्या है, ये यूनिट वेक्टर के बजाय ये सेपरेशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया, क्योंकि पहले तो एक ओरिजिन पर था ना, तो एक ही आर था, तो अब ये आर प्राइम पर हो गया। आर प्राइम तो ये बदल सकता है ना, तो सेपरेशन वेक्टर के लिए एक नया लेटर आ गया है, ठीक है। तो बाकी ये आर सेपरेशन वेक्टर से रिप्लेस हुआ है, बाकी आर स्क्वायर वही है, और क्यू जो है ना वो इससे रिप्लेस हुआ है। तो ये बातें तो हो चुकी है ना लेक्चर 1 में, ठीक है। अच्छा उसके बाद लेक्चर 3 में कहा था कि v जो होता है वो 1/r होता है, साथ मैं 1/r पाई बोलता रहता, साथ q होता है। q के बजाय आप ये कर देंगे ना तो v का फार्मूला जो है ना, बस फिलहाल तो आप मेरा ख्याल आप चलें याद ही रख लें, इसका प्रूफ तो आपको किताबों में मिल जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट मैं आपको ये जरूर समझा रहा हूँ कि बड़ा ऑब्वियस सा रिजल्ट है, इसके जैसा ही, ये तो मैं प्रूव कर चुका हूँ ना, ये इसके जैसा ही है, कम से कम आपके लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ठीक है। समझ के क्या हुआ, इसमें भी वही कुछ हुआ है जो कि यहाँ हुआ था, क्योंकि 1/r था तो ये सेपरेशन वेक्टर का भी सिर्फ आर होगा। सेपरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर से तो डिवाइड नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, बाकी वही चार्ज डेंसिटी वाला, ठीक है। ये ग्रिफिथ की किताब में है, ग्रिफिथ किताब 2 किताबों मैंने पहले लेक्चर में जिक्र किया था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर किताब है ये, उसमें ये दिया हुआ है। अभी तक मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपके सामने प्रूफ नहीं किया, तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि ग्रिफिथ की किताब में लिखा हुआ है कि ये
अगर चार्ज डेंसिटी इन्फिनिटी पर ज़ीरो हो और यूनिवर्स से बाहर इन्फिनिटी पर हर चीज़ ज़ीरो ही आप कह सकते हैं कि आप इस लिहाज से कोई यूज़फुल आम सी कंडीशन है, कोई ख़ास ऐसी सख्त शर्त नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला वैलिड होगा। और अब आखिरी बात ये मैं करता हूँ वो ये है कि अगर फार्मूला वैलिड होगा तो v ये है, तो ये v का ये फार्मूला इसमें पुट कर दें तो क्या मिला आपको, डेल स्क्वायर है, ठीक है। v की जगह ये फार्मूला पुट कर दें, ये ब्लू कलर भी आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर है मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से भी पहचान सकते हैं सारी चीज़ें। अच्छा के ही मैंने इस वजह से लिख दिया है कि अच्छा राइट हैंड साइड रो है कि अब के ही जो होता है ना, ये इसकी जो कूलम लॉ में जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा तो अगली बात ये जो मैंने कहा ना, वो एक नेक्स्ट कोर्स है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये उसमें है, यहाँ से मैं बस इसको यहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ का जो प्लान है वो ये कि एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया, और ये जो डेल स्क्वायर है ना, ये इसके ऊपर प्राइम नहीं है, इसने आर को चेंज करना है। लेकिन अगर आप इतना मुश्किल मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते तो इस कोर्स के इस लेक्चर को तो यही आप छोड़ सकते हैं। और समरी है कि उसमें क्या क्या सीखा, एक तो ई माइनस ग्रेड वी सीखा, ये दूसरी स्लाइड थी। और फिर ग्रेड वी के लिए कि इसके कार्टेशियन कंपोनेंट सीखे, और फिर कंपैरिजन करके डेल ऑपरेटर सीखा, और फिर कंबाइन करके पॉइसन इक्वेशन सीखी, और इसका सलूशन आपको वी देगा। पूरी स्कीम ये है कि आप पहले पॉइसन इक्वेशन से शुरू करें, अगर आपको चार्ज डेंसिटी पता है यहाँ से वी मालूम करें, और फिर वी को उसमें पुट करके ग्रेड भी मालूम कर दें, और ग्रेड भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये पूरी स्कीम है इस लेक्चर की।